आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 17 जनवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे अल उदैद बेस पर कतर से आया हिला देने वाला बयान। लिखा, अमेरिका किराएदार है, मालिक नहीं, पड़ोसियों पर भोकाल नहीं काट सकता। गैरों के हाथ में चली गई गजा की हुकूमत। ट्रंप ने इसराइल के दुश्मनों को भी टेबल पर बैठाया। नील नदी की जंग में ट्रंप की एंट्री। मिस्र इथोपिया के बीच नई डील की कोशिश या लालच का पैंतरा। हूथी नेटवर्क पर अमेरिका की नई मार। तेल, हथियार और स्मगलिंग चैनल को किया टारगेट। और तेहरान पर अटैक हुआ फेल। ईरान ने वेस्टर्न बॉर्डर से घुसी दहशतगर्दों की टीम को कुचल डाला। शुरुआत करते हैं शो की और कुछ गहरी खबरें जरा ध्यान से सुनिएगा। कतर और अमेरिका के रिश्तों के बीच एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कतर ने अमेरिका को उसकी असल हैसियत याद दिलाती है। कतर के एक अहम शख्स हैं खालिद बिन जासिम अल थानी। इन्होंने अल उदैद एयरबेस को लेकर बहुत सख्त लफ्जों में कहा है कि अमेरिका वहां सिर्फ एक किराएदार की तरह है। उनका कहना है कि कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस हम पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि अमेरिका खुद इसका सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है। अल-थानी ने लिखा कि किसी रिहायशी इलाके में एक फ्लैट लेने से कोई पूरे मोहल्ले की किस्मत कंट्रोल करने का हक नहीं हासिल कर सकता। अमेरिका कतर में एक मिलिट्री बेस का सिर्फ किराएदार है, मालिक नहीं। और अगर कभी कतर ने यह बेस हटाने का फैसला किया तो कतर को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के लिए यह मिडिल ईस्ट में एक हाथ कटने जैसा होगा। ये सब कुछ इस पोस्ट में लिखा हुआ है। अमेरिका को आईना दिखाया जा रहा है कि तुम ताकतवर हो गए, लेकिन मालिक नहीं हो यार। एक फ्लैट, एक बेस है तुम्हारे पास, तुम सब भोकाल काटोगे क्या? उन्होंने यह भी तंज कसा कि जिस मुल्क को अमेरिका दहशतगर्द कहता है, उसी मुल्क से आज वो अपने फौजियों को रखने और अपना अड्डा बचाने की गुहार लगा रहा है। यानी जरूरत पड़ते ही वही मुल्क अहम बन जाता है अमेरिका के लिए। अल-थानी का साफ कहना है कि जब बात अरब रीजन और गल्फ के इंटरेस्ट की होगी तो फैसला गल्फ का होगा, अमेरिका का नहीं। मतलब साफ है दोस्तों, अल उदैद एयरबेस अब सिर्फ एक मिलिट्री ठिकाना नहीं रहा, बल्कि सॉवरेनिटी यानी खुद मुख्तारी, ताकत और कंट्रोल की खुली बहस बन चुका है। सवाल यह है कि क्या गल्फ अब अमेरिका को अपनी शर्तों पर सुनाने के मूड में आ गया है, बातें सुनाने के? इस दावे ने या इस पोस्ट ने यह जाहिर कर दिया है कि अब कतर के अंदर डेवलप हो रही सोच अमेरिका के दबाव में आने को तैयार नहीं है और वो अपनी खुद मुख्तारी के लिए सख्त रुख इख्तियार कर चुका है। सोशल मीडिया पर यह बयान आग की तरह फैल रहा है क्योंकि अल उदैद बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे खास फौजी ठिकाना माना जाता है। इस पोस्ट पर अमेरिका और इसराइल से जुड़ी बड़ी बड़ी फिगर्स और बड़े बड़े लोगों ने और बड़े बड़े एक्स यूजर्स ने तनकीद की है। इसी से पता चलता है कि अमेरिका को इससे चोट तो पहुंची है। 3-3, 4-4 मिलियन फॉलोअर अगर जिनके एक्स पे होते हैं, वो बहुत बड़े लोग माने जाते हैं। वो इसको लेकर तनकीद कर रहे हैं कि कतर ने ऐसा कह कैसे दिया। कतर के लोगों ने खालिद बिन जासिम अल थानी को कतर की शाही फैमिली से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि ये उनका खुद का बयान है या कतर की हुकूमत ने उनसे ये बयान दिलवाकर डोनाल्ड ट्रंप को बदलती हवाओं का पैगाम भेज दिया है। याद रखिएगा कि गुलामी कितनी भी कमजोरियों की वजह से क्यों ना चल रही हो, लेकिन गुलामी एक दिन अंगड़ाई जरूर लेती है। आज जो गुलाम है कल अंगड़ाई लेंगे। ये पोस्ट 16 जनवरी 2026 को की गई थी। बढ़ते हैं आगे, गजा की तरफ रुख करते हैं। बड़ी अहम खबर है। डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस तैयार हो गया है, अमन वाला बोर्ड, जिसके तहत यह दिख रहा है कि गजा पर बाहरी मुल्क राज करेंगे। इसमें इसराइल के कट्टर मुखालिफों को भी जगह मिली है और कुछ विवादित नाम भी गजा की तकदीर का फैसला करने वाले इस बोर्ड में शामिल किए गए हैं। दोस्तों, खबर को समझते हैं और समझना बेहद जरूरी है। ट्रंप हुकूमत ने गजा के लिए अपने महाप्लान के दूसरे फेज का आगाज कर दिया है। द टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की देखरेख के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया है। इस बोर्ड में कुछ ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिन्हें देखकर इसराइल की सिट्टी पिट्टी भी गुम है और उसके गलियारों में खलबली भी मच गई है। वो नाम इसराइल को नापसंदीदा हैं।
इस बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी में इसराइल के दो सबसे बड़े मुखालिफ तुर्की और कतर को जगह दी गई है। पहला नाम है हकान फिदान, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर, जो इसराइल की पॉलिसीज के सख्त खिलाफ रहे हैं। दूसरा नाम है अली थवाती, कतर के सीनियर डिप्लोमेट, जिनका मुल्क हमास और इसराइल के बीच बिचौलिए का काम करता रहा है। इनकी मौजूदगी इसराइल को रास नहीं आ रही, लेकिन ट्रंप इन्हें हमास को हथियार डालने के लिए मनाने का हथियार मान रहे हैं। कौन कौन चलाएगा गजा की हुकूमत, अब ये भी समझ लीजिए। ये तो मेंबर हैं। इस बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे। उनके साथ इस टीम में कई बड़े और हैवीवेट खिलाड़ी शामिल हैं, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि गजा का होने क्या वाला है। बड़े माहिर लोग हैं ये, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ये। बर्बादियों की कहानियां इन्होंने खुद लिखी हैं। ये ऐसे नाम है। पहला नाम है टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के साबिक प्राइम मिनिस्टर, जो इराक की जंग के गुनाहगार भी कहलाते हैं। मार्को रूबियो, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी। जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और पुराने सलाहकार, यानी घर के बंदे और बहुत बड़ा बिजनेस संभालने वाले भी। अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, और निकोलाय म्लादेनोव, बुल्गारियाई डिप्लोमेट हैं, जो गजा में बोर्ड के हाई रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये भी डोनाल्ड ट्रंप के खास हैं। जमीन पर क्या होगा अब वो समझिए। बोर्ड के नीचे एक 15 मेंबरों वाली फलस्तीनी कमेटी, यानी नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा, काम करेगी। इसके लीडर अली शात हैं, जो फलस्तीनी अथॉरिटी के पुराने मिनिस्टर रह चुके हैं। इस कमेटी का मकसद होगा गजा में स्कूल, पानी, अस्पताल और बिजली जैसे रोजमर्रा की चीजों को बहाल करना। इनका कहना है कि ये हथियारों के बजाय दिमाग से काम करेंगे। गजा की सिक्योरिटी के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF भी बनाई जानी है। इसकी कमान अमेरिकी मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स संभालेंगे। इस खबर के मुताबिक इसराइल ने इस पैनल को लेकर अपना अपोज जताया है, अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन अमेरिका ने उसकी एक नहीं सुनी। और इसराइल की आपत्ति कहां थी? तुर्की और कतर के लोगों पर। इसराइल को डर है कि कतर और तुर्की जैसे मुल्क गजा में ऐसी हुकूमत बिठा देंगे जो आगे चलकर इसराइल के लिए नया सिरदर्द बन जाएगी। साफ है कि इसराइल डर रहा है, घबरा रहा है। अमेरिका का यह कदम इशारा करता है कि अब वो मिडिल ईस्ट के मसलों में इसराइल को फ्री हैंड देने के मूड में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इसराइल की हिमायत छोड़ देंगे, लेकिन फ्री हैंड नहीं देंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ये दुनिया का सबसे शानदार बोर्ड है, लेकिन सवाल वही है, क्या गजा के लोग बाहरी मुल्कों और लीडर्स के इस रिमोट कंट्रोल को कबूल करेंगे? एक तरफ हमास को पूरी तरह निहत्था करने की जिद और दूसरी तरफ इसराइल के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना, क्या ये वाकई अमन का रास्ता है या फिर गजा पर अपना कब्जा जमाने की नई इंटरनेशनल साजिश है? हम देखेंगे। दरियाए नील यानी नील नदी पर महायुद्ध रोकने के लिए ट्रंप की एंट्री हो सकती है और वो इथियोपिया और मिस्र के बीच बिचौलिए का रोल निभा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो दुनिया के हर बड़े मामले में अपनी टांग अड़ाने के लिए तैयार है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने नील नदी यानी नील रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर मिस्र और इथियोपिया के बीच चल रहे पुराने विवाद को, पुराने कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की पेशकश की। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्या है नील नदी का ये पूरा झगड़ा इथियोपिया और मिस्र के बीच। ये झगड़ा एक बड़े डैम यानी एक बड़े बांध को लेकर है, जिसे इथियोपिया ने नील नदी पर बनाया है। नील पीछे से बहकर आती है। इथियोपिया ने $5 बिलियन की लागत से ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम बनाया है। इथियोपिया इसे अपनी तरक्की के लिए जरूरी मानता है। मिस्र का कहना है कि अगर इथियोपिया ने पानी रोक लिया तो मिस्र में सूखा पड़ जाएगा, मिस्र भूखा मर जाएगा। मिस्र इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा मानता है। इसीलिए ट्रंप ने चिट्ठी लिखी है। ट्रंप ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, मैं मिस्र और इथियोपिया के बीच फिर से मीडिएटर यानी बिचौलिया बनने के लिए तैयार हूं, ताकि इस मसले को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप बिना लालच के अपनी चिट्ठी भी नहीं लिखते। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा अल सीसी को अपना फेवरेट लीडर माना है
अक्टूबर में गजा डील के दौरान भी ट्रंप मिस्र गए थे। ट्रंप का झुकाव मिस्र की तरफ साफ दिखता है, जो इथियोपिया के लिए फिक्र की बात हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, एक खेल और भी है। इथियोपिया को उकसाने के पीछे इसराइल का हाथ है। इसराइल की वहां मौजूदगी बढ़ रही है। यानी ट्रंप और नेतन्याहू उन दोनों पार्टियों के पीछे खड़े होकर खेल रहे हैं और दो मुस्लिम मुल्क आपस में टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ पानी की जंग और दूसरी तरफ गजा का नया रिमोट कंट्रोल। ट्रंप हर तरफ अपना जाल बिछा रहे हैं। नील नदी का मामला बेहद पेचीदा है। मिस्र के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो सवाल मेरा ये है कि क्या ट्रंप अपनी डील मेकिंग स्किल्स से इथियोपिया को मना पाएंगे, या इसमें भी अपना कुछ कट लगाएंगे कि हमें ये दो तो वो कर देंगे। हम देखेंगे। बढ़ते आगे, यमन के हुथीज अब निशाने पर आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग हर तरफ चल रहा है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने ईरान की हिमायत वाले यमन के हुथीज के खिलाफ नई पाबंदियां, नए सैंक्शंस लगा दिए हैं। इन पाबंदियों का मकसद यमन में हुथीज तक पहुंचने वाले तेल, हथियारों और दूसरे सामान को रोकना है, जिनसे इस ग्रुप को पैसा मिलता था। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक इस कार्रवाई में 21 लोगों और कंपनियों के साथ साथ एक समंदरी जहाज को भी निशाना बनाया गया है। इनमें यमन, ओमान और यूएई की कुछ ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जो चोरी छिपे हुथीज की मदद कर रही थी। अमेरिका का कहना है कि हुथीज रेड सी में, लाल सागर में कारोबारी जहाज़ों पर हमले करके दहशत फैला रहे हैं और अमेरिका के लिए खतरा बने हुए, जबकि हकीकत यह है कि गजा में सीज फायर के बाद से हुथीज ने एक भी जहाज पर हमला नहीं किया है। ये नया कदम हुथीज के कमाई के जरियों और स्मगलिंग नेटवर्क को तबाह करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका का मानना है कि इन पाबंदियों से हुथीज की ताकत कम होगी और वो इलाके में बदअमनी नहीं फैला पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्शन हुथीज पर कम है, ईरान पर ज्यादा है, ताकि ईरान की कमर को और तोड़ा जा सके और ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कमजोर किया जा सके। बढ़ते हैं आगे, ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने एक दहशतगर्द टीम का खात्मा कर दिया है जो हालिया हंगामों के हालिया प्रोटेस्ट के दौरान तबाही मचाने के लिए वेस्टर्न बॉर्डर से मुल्क में दाखिल हुई थी। 16 जनवरी को ये एक्शन ईरान की तरफ से किया गया। इस दहशतगर्द टीम ने तेहरान में एक बड़ा हमला भी किया था। मिनिस्ट्री के मुताबिक इस ग्रुप के लोगों ने 8 जनवरी की शाम तेहरान के एक पुलिस स्टेशन पर फौजी हथियारों से हमला किया था। उन्होंने पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने और वहां मौजूद हथियारों को लूटने के इरादे से 850 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई थीं। इस हमले में पुलिस और बसीज के जवानों के साथ साथ आम लोग भी मारे गए थे। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब उन्हें पकड़ने की कोशिश की और उस कोशिश में उनके ठिकानों तक पहुंची तो दहशतगर्दों ने उन पर भी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया और 4 दूसरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ग्रुप का मकसद मुल्क के अंदर अफरा तफरी और खौफ फैलाना था, जिसे ईरान की फोर्सेस ने नाकाम कर दिया है। याद रखिएगा, बता दूं कि ईरान से जुड़ी और कोई मेजर ऑथेंटिक अपडेट नहीं आई थी सिवाय इसके। तो जबरदस्ती में कि हथियार आ गए, जहाज आ गया, ब्रह्मास्त्र आ गया, नो नो नो। जितना था उतना आपको बता दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद ये करता हूं कि कम वक्त में आपको सोर्सेज के हवाले से और दावों के हवाले से, क्योंकि मैं बहुत कम दावों के हवाले से खबर दिखाता हूं, फिर भी मैंने आपको ऑथेंटिसिटी के साथ खबर पेश कर दी और आप तक पहुंच गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।